कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, लगभग इसके चार वीडियो इसके कंप्लीट हो चुके हैं। ये पांचवा इसका जो है लेक्चर रहेगा, ठीक है, जो कि लास्ट रहेगा। इसमें जो कुछ भी आपके सीयूटी एग्जाम से रिलेटेड है वो सब कुछ कंप्लीट किया गया है यहाँ पर, बल्कि जेई और नीट के लिए भी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अगले टॉपिक से। ठीक, तो यहाँ पर हमने बताया था, इससे पहले हमने आप लोगों को पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ाया, ठीक है। तो वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे जिस टॉपिक्स पर क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके, तो उसको जरूर आप लोग याद रखेंगे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फॉर डिफरेंट बॉडीज, हर एक डिफरेंट बॉडीज के लिए अलग अलग इंटेंसिटी होती है, तो उसको बहुत ज्यादा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूले आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसे नोट डाउन जरूर कर लें, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। बात समझ में आई क्या? डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ये फॉर्मूले जरूर नोट कर लें। तो इंटेंसिटी क्या हो रहा है, इंटेंसिटी इंटेंसिटी ड्यू टू आ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, ठीक। तो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, तो उसके लिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप लोग देख लें, ठीक है। तो क्या क्या रहता है, तो यहां पर सॉलिड आउटसाइड द सरफेस, यानी आर हमारा कैसा रहेगा, ग्रेटर रहेगा, स्मॉल आर ग्रेटर है, ठीक है। तो ये आई इक्वल टू क्या हो जाता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है अगर कोई सॉलिड बॉडी है तो, ठीक है। ऑन द सरफेस, उसके सरफेस पर कैसा होगा, ये तो आउटसाइड द सरफेस है, ये ऑन द सरफेस है, जहां पर कैपिटल आर जो है स्मॉल आर के बराबर होता है, ठीक। तो इस केस में जो है आई इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। इनसाइड द सरफेस, जहां पे आर जो है आपका ग्रेटर होता है कैपिटल आर, ठीक है, तो आई इक्वल टू जी एम आर अपॉन आर क्यूब। ये फॉर्मूले जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, देन इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सॉलिड स्फीयर के लिए था, ठीक है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला। चलिए अगला जो है अपने पास जो है इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल, ठीक है। तो स्फेरिकल सेल के लिए आउटसाइड द सरफेस, ये इस टाइप का सेल रहेगा, उसके लिए हमारे जो है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेस रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। कैपिटल आर, ठीक, ग्रेटर स्मॉल आर ग्रेटर देन आर है, ठीक है, इक्वल टू आर लेस देन आर। तो इसके लिए आप लोग फॉर्मूले जरूर देख लीजिएगा, ये इसके फॉर्मूले रहेंगे, ठीक। इंटेंसिटी के लिए आई इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर रहेगा आई इक्वल टू जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ इंटेंसिटी इनसाइड द सरफेस कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, इनसाइड द सरफेस के लिए जीरो हो जाएगी। तो ये फॉर्मूले जरूर याद कर लीजिए। इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, तो इसके लिए इंटेंसिटी देखो, ये आपका जो है पॉइंट है जहां इसके इससे जो है हमें इतनी डिस्टेंस पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी पी पॉइंट पर, ठीक है, इस सर्कुलर रिंग के। तो एट द सेंटर ऑफ द रिंग यहां पर आपको इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। बाकी एट पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, एक्सिस पर जो है इंटेंसिटी इतनी होगी, ठीक है। तो फॉर्मूला जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद जो है हम लोग एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ मास एम फ्रॉम एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r टू 3r इज व्हाट। तो इसका हमें जो है बताना है कि इसमें एनर्जी कितनी होगी। इसके लिए हमें देखो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ध्यान से देखो। यहां पर क्या है, वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या आता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाता है अपने पास, U2 माइनस U1, ठीक है, U2 माइनस U1, ठीक। U2 कितना रहेगा हमारे पास, तो जी एम, ठीक है, अपॉन R2, यहाँ माइनस रहेगा, ठीक, माइनस, फिर U1 रहेगा जी एम अपॉन R1, यहाँ माइनस रहेगा, ठीक। तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा अपने पास, तो ये आ जाएगा जी एम, आर कितना है, R2 कितना है, R2 3R है, तो 3R माइनस, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जी एम अपॉन 2R, ठीक है। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, 2 और 3 का 6 हो जाएगा, तो 6R, ठीक है, और ऊपर जी एम, तो जी, अच्छा जी एम, एक कैपिटल एम और स्मॉल एम भी रहेगा,
ठीक है, ये तो कैपिटल एम, ये GMM/6R, GMM/6R, डी ऑप्शन अपना जो है करेक्ट हो जाता है। GMM/6R, इन दोनों कैल्शियम लेकर के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये अपना जो है आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या आप लोग को? ठीक है, चलो फटाफट नोट कर लो, फिर इसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, तो अगला टॉपिक है अपने पास, जो क्वेश्चन है कह रहा, आ बॉडी ऑफ मास mkg स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम अ पॉइंट 2r above the earth surface, its kinetic energy when it has fallen to a point capital R above the earth surface, r radius of earth, m mass of earth, g gravitational constant। तो जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग जल्दी से इसका जो है सॉल्व करके आंसर हमें कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना है। तो क्या कह रहा है वो कि कोई बॉडी है, a body of mass mkg starts falling from a point 2r above the earth surface, its kinetic energy when it has fallen to a point r above the earth surface, r radius of earth, m mass of the earth। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? देखो, अगर क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। ये बात समझते हो कि नहीं? ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखो, तो इनिशियली इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो रहेगा भाई, इनिशियली कोई एनर्जी नहीं थी। ठीक है, अच्छा, इनिशियल एनर्जी UN माइनस U2। तो हम लोग फाइनल यहां पर क्या निकाल ले रहे हैं, इसकी जो है फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो माइनस GMM/R1 माइनस कैपिटल GM स्मॉल m/R2, ये माइनस में रहेगा। ठीक, ये माइनस में रहेगा। अब देखो उसने क्या कहा है, अ बॉडी ऑफ मास mkg स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम अ पॉइंट 2r above the earth surface, its kinetic energy when it has fallen to a point r above the earth surface। तो यहां पर अर्थ सरफेस यानी r अपने पास कितना है, अर्थ सरफेस से ऊपर। ठीक है, तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं। ठीक, तो देखो G कैपिटल M स्मॉल m, ये कितना होगा, R प्लस H माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस ये H1 ये H2 हो जाएगा। ठीक है, तो H1 अपने पास कितना था, 2R है ना, और ये H2 कितना है, R है। ये बात समझते हो? ठीक है, ये अपने को दिया ही गया है, ये अपने को दिया ही गया है। ठीक, तो इस बात को यहां पर मैं लिखता हूं। ठीक है, तो G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस 2R, ये अपने को दिया गया है। ठीक, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस 2R हो जाएगा। H की जगह हम लोग 2R मतलब R ही रखेंगे, है ना। तो यहां पर देखो G कैपिटल M स्मॉल m, ठीक, अपॉन 3R प्लस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2R। अब आप फिर से एलसीएम ले लो, तो यहां से हो जाएगा माइनस 2GM स्मॉल m, और यहां पर हो जाएगा 3GM स्मॉल m कैपिटल M अपॉन 6R।
ठीक है, तो फिर अपने पास कितना बच जा रहा है, 1/6 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी बी अपना ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। क्लियर हुआ क्या, बताओ भाई, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, तरफ चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो जरा। फॉर्मूले अगर याद है तो आप लोग कर सकते हो इसको, एक बार में कर सकते हो। क्या दिया, अ बॉडी ऑफ मास m इज टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू हाइट h इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, द इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी विल बी। कितनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी ये आपको यहां पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अ बॉडी ऑफ मास m इज टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू हाइट h इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना इंक्रीज करेगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, जितना वर्क डन करोगे उतना ही पोटेंशियल एनर्जी आती जाएगी। तो इसका फॉर्मूला mgh अपॉन 1 प्लस h r अपॉन h, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब उसने एक कंडीशन दे रखी है, हाइट जो है वो रेडियस के इक्वल है ना, हाइट जो है वो रेडियस के इक्वल है। तो इसकी जगह ये हम लोग पुट करते हैं, तो रखो जरा इसमें, तो mgh, ठीक है, तो 1 प्लस r अपॉन, यहां पर भी कितना रखेंगे r। ठीक है, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास कितना बचेगा, 1/2 mgh। ठीक है, तो हाफ mgh। अच्छा, उन्होंने h की जगह r ले रखा है ना, तो h को a की जगह क्यों बदलें, तो यहां पर भी उन्होंने क्या किया है, हाँ हाफ mgr आ जाएगा, है ना, हाफ mgr आ जाएगा। चलो समझ में आया क्या, हाफ एम है ना। चलो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा उसने, अगला क्वेश्चन दिया उसने, कह रहा इफ अ मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल M, रेडियस इज कैपिटल R एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज कैपिटल G, देन वर्क डन टू टेक kg मास फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू इंफिनिटी विल बी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है ना, मास kg। ठीक है, तो देखो वर्क डन इक्वल टू अगर हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो वर्क डन अपने पास क्या आता है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, है ना, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। इनिशियली क्या हमें करना पड़ेगा, वर्क डन टू इफ मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल M, रेडियस इज कैपिटल R एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज कैपिटल G, देन वर्क डन टू टेक kg मास फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इन्फिनिटी। अच्छा, इसको लिया है उसने इन्फिनिटी, है ना, कहां से लिया, इन्फिनिटी से। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R, है ना, इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस कैपिटल G कैपिटल स्मॉल m अपॉन R, है ना, तो ये वर्क डन आ जाएगा अपने पास। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस इतना सा करना था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला याद अच्छे से याद रखिए, कहानी सेट हो जाएगी। चलिए फिर फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। वेलोसिटी, तो भाई इसकी वेलोसिटी क्या होता है, चलिए देखते हैं। ठीक है, इसकी वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी, ठीक है, द मिनिमम वेलोसिटी विद विच अ बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड अप सो एज टू एनेबल टू इट टू जस्ट ओवरकम द ग्रेविटेशनल पुल इज नॉन एज एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, द वर्क डन टू डिस्प्लेस अ बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ आर इक्वल टू कैपिटल R टू इन्फिनिटी R इक्वल टू इन्फानाइट। ठीक है, अब देखो इसके वेलोसिटी कह रहा है, तब मिनिमम वेलोसिटी टू विच अ बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड अप सो एज टू एनेबल इट टू जस्ट ओवरकम द ग्रेविटेशनल पुल, मतलब वो वेलोसिटी, वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे क्या हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल होकर के अर्थ सरफेस से बाहर चली जाए, जिससे ग्रेविटी उसे दोबारा ना खींच सके, उस वेलोसिटी को हम लोग इसकी वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ।
मान लो जैसे ऐसा कोई प्रोजेक्टाइल, जैसे आप जानते हो कि जो रॉकेट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है, जो अर्थ सरफेस से जाते हैं तो उनकी कितनी वेलोसिटी होती है, इस तरह से अर्थ के चारों तरफ ऐसे घुमा करके फेंक दिया जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन से, जिससे क्या होती है, ये जो बॉडी है ये अर्थ सरफेस को छोड़ करके निकल जाती है, ठीक है। तो इस मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए कि उस वेलोसिटी से वो बॉडी क्या करे, अर्थ सरफेस से बाहर जा सके, ठीक है, नहीं तो ग्रेविटी उसे वापस खींच लेगी, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, इन्फिनिटी वर्क डन, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो आप वर्क डन निकालो कहां से कहां तक, कैपिटल आर से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इसका हम लोग यहां पर क्या करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएट कर इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन देखो यहां पर समझो, यानी वर्क डन हमें कितना करना पड़ेगा, तो कैपिटल आर से यानी अर्थ की सरफेस से लेकर के कहां तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। कैपिटल जी कैपिटल स्मॉल एम अपॉन, यहां पर हमने डिस्टेंस क्या ले ली, एक्स, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहां पर इसका हम लोग कर देंगे इंटीग्रेशन, ये तो सब वैल्यू कांस्टेंट है जो कि बदलेगा ही नहीं, एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, और लिमिट आपकी कैपिटल आर से इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक। अब सुनो, यहां पर क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन में हम जानते हैं कि एक ऐड हो जाता है, x की पावर -1, नीचे -1 बचेगा, ठीक। और यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, इसकी लिमिट डालेंगे r टू इन्फिनिटी। अच्छा, माइनस आगे आ जाएगा तो यहां पर होगा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम माइनस, ठीक, और बाहर ले यहां पर कैपिटल माइनस इन्फिनिटी और माइनस कैपिटल आर हो जाएगा, है ना, 1 अपॉन, ये भी 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो ये तो हो जाएगा 0 और यहाँ पे तो प्लस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, इतना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, नॉर्मली। तो ये वर्क डन हो जाएगा। तो कह रहा इफ वी इज द रिक्वायर्ड escape velocity देन काइनेटिक एनर्जी विच शुड बी गिवन टू द बॉडी इज। अब देखो यहां पर हम लोग इसको आगे डिफाइन करते हैं कि इसको कैसे डिफाइन करना है इस वेलोसिटी को, एक सेकेंड। ठीक है, चलो, तो ठीक है, तो यहां से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहां पर, फॉर सैटेलाइट escape velocity इज, चलो, इफ वी इज द रिक्वायर्ड escape velocity देन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो मान लो यहां पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी ई स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, ठीक है। तो यहां से हम लोग इसकी वेलोसिटी निकालते हैं, कितनी आ जाएगी, चलो चेक करो, ठीक है। तो यहां से आप चेक करो, इसकी वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है। वी इधर ही रहेगा, बाकी सब उधर भेज दो। तो ये अपने पास क्या आ जाता है, देखो इस मास से ये मास कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2gm, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा अपने पास, r, ये आ जाएगा अंडर रूट में, और ये आ जाएगा वीई, ठीक है। अच्छा, हम लोग को पता है जी इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, यही ना, अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो जी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल जी एम आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग पुट कर देते हैं, तो अपने पास क्या आ जाता है, तो जी, ठीक है, आर स्क्वायर अपॉन आर, एक आर से आर कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक। तो अपने पास क्या आ जाता है, v इक्वल टू अंडर रूट 2gr, ठीक है। इसमें वैल्यू डालो, ठीक है। तो 2 इंटू 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10 की पावर कितना, 6, ये आ जाएगा। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये समथिंग 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ जाती है, ठीक है। तो इतनी मिनिमम वेलोसिटी हमें चाहिए किसी बॉडी को स्किप करने के लिए, इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए भैया। दिस इज वैल्यू एंड दिस इज फॉर्मूला, ठीक है। v इक्वल टू अंडर रूट 2gr, इतनी वेलोसिटी चाहिए किसी बॉडी को स्किप करने के लिए।
ठीक है, तो फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर इस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व। चलो अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ठीक, क्या दिया गया है देखो, कह रहा फॉर अ सैटेलाइट escape velocity is 11 किलोमीटर पर सेकेंड इफ द सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री द विद द वर्टिकल देन escape velocity will be। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये अपने को जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आएगा, ठीक है, आंसर इसका क्या आ जाएगा, तो फॉर आ सैटेलाइट escape velocity इज इतना। ठीक है, तो अगर मैं इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखता हूं तो अपने पास √2gr आता है। तो भैया यहाँ पर हमारी जो वेलोसिटी है वो एंगल पर डिपेंड ही नहीं करती है, यानी डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल, तो एंगल पर डिपेंड ही नहीं करती हमारी इसकी वेलोसिटी। ठीक है, तो हमारी जो वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी रहेगी इसकी, समझ में आया क्या, जो वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी रहेगी, एंगल से कोई मतलब ही नहीं कि 60 डिग्री पर फेंक रहे हो या 45 डिग्री पर फेंक रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, the escape velocity from the earth is about 11 kilometer per second। the escape velocity from a planet having twice the radius and the same mean density as the earth is। ठीक है, मतलब डेंसिटी सेम है ना। क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से और इसको समराइज करिए क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, इसको फील करिए क्या बोला गया है, क्या निकालना है आपको। ठीक है, द escape velocity from the earth is about 11 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी 11 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक, द escape velocity from a planet having twice the radius, जो इसकी वेलोसिटी है प्लेनेट की वो उसकी रेडियस का क्या है, ट्वाइस है। ठीक है, जो अर्थ की रेडियस है उसका ट्वाइस है। एंड द सेम मीन डेंसिटी एज द अर्थ, जो प्लेनेट की डेंसिटी वही अर्थ की भी डेंसिटी है। ठीक है, बात समझ में आई क्या, तो देखो यहाँ पे v इक्वल टू √dm अपॉन r था ये, है ना। अच्छा, फिर हमने क्या रखा, v इक्वल टू √2gr। डेंसिटी के फॉर्म में अगर हम इसको रखते हैं तो v इक्वल टू, तो g इक्वल टू क्या था 4/3, है ना, पाई r रो कैपिटल G, ये हमारा क्या था डेंसिटी के फॉर्म में स्मॉल g, इसको यहां पर पुट करते हैं तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, तो 8। ठीक है, 8 पाई r स्क्वायर रो कैपिटल G, है ना। तो ये समझ में आया क्या। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 3। अब सुनो बहुत ध्यान से देखो, यानी जो हमारा इसकी वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है r के। अगर हम डेंसिटी को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, अगर हमारी डेंसिटी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, है ना, ये भी तो कंडीशन लेनी है। अगर डेंसिटी हमारी कैसी हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। देख चेक कर लो, चेक कर लो, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा ना, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा r, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो दैट मीन्स अगर आप क्या करते हो, उसकी वेलोसिटी डबल कर देते हो, इसकी वेलोसिटी अगर डबल हो जाती है प्लेनेट की, ट्वाइस हो जाएगी इसका रेडियस का, तो उसकी वेलोसिटी भी तो ट्वाइस हो जाएगी ना, जब डेंसिटी कैसी हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो अब कितनी हो जाएगी 22 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, 22 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, क्योंकि भैया रेडियस अगर बढ़ेगी तो इसकी वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी ना। अगर रेडियस आप 2 टाइम्स कर दोगे तो इसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी 2 टाइम्स हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या। ठीक है ना, v हमारी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। चलिए आगे बढ़े, बहुत सही। चलो इसको जरा बताओ, इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या उसका आंसर क्या बनेगा, बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, देखो कह रहा है अ रॉकेट ऑफ मास m इज लॉन्च्ड वर्टिकली फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विद अ
an initial speed v assuming the radius of earth to be r and negligible air resistance. The maximum height attained by the rocket above the surface of the earth is what? ठीक है, तो बताएं इसमें क्या फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है, क्या लगा सकते हैं इसमें। अच्छा, उसने बोला काइनेटिक एनर्जी बराबर है तो हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, किसके बराबर है, तो पोटेंशियल एनर्जी की, यानी एम जी एच अपॉन 1 प्लस, ठीक है, एच अपॉन आर, ये अपने पास बनेगा। ठीक, मास तो दोनों का इक्वल ही है तो ये तो कैंसिल ही हो जाने वाला है। ठीक है, तो बचा अपने पास वी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू, यहाँ पर आप निपट लो जी एच, हम लोग को यहाँ से एच निकालना है। आप ऐसा करो, इसका एलसीएम ले डालो, है ना, तो यहाँ पर अपने पास कितना बच जा रहा है, तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा आर प्लस एच अपॉन आर। ठीक है, यही आ जाएगा ना, यही आ जाएगा, तो ये आर ऊपर चला जाएगा, इस 2 को चाहे तो इसको दे दो, इस 2 को इसको दे दो, है ना, ठीक है, इस 2 को आप इसको दे दो। ठीक है, तो v स्क्वायर इक्वल टू ये आर 2gh आर अपॉन आर प्लस एच, ये बनेगा अपने पास। ठीक है, चलो देखो, ये इधर आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2g, वी स्क्वायर अपॉन 2g, ऊपर यहाँ पर क्या बचेगा एच आर, नीचे बचेगा आर प्लस एच। एक काम करो, एच आर से सबको डिवाइड करो, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में, है ना, इसमें, तो वी स्क्वायर अपॉन 2g, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में हम लोग क्या करते हैं, एच आर से डिवाइड करते हैं, तो एच आर से यहाँ डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन एच बचेगा। यहाँ पर अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर अपने पास क्या बचेगा 1 अपॉन एच, और यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन आर। क्लियर है? ठीक है, अब सुनो, अब हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, 1 अपॉन एच प्लस 1 अपॉन आर इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 2g अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, दोनों को पलट दिए। अच्छा सुनो, इसको उधर जरा भेजो, तो 1 अपॉन एच इक्वल टू 2g अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर। अब आप एलसीएम ले डालो। ठीक है, अब आप एलसीएम लो, 1 अपॉन एच इक्वल टू 2g आर माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर आर, दोनों को पलट दो। अब तो h अपने पास कितना आ जाता है, h इक्वल टू वी स्क्वायर आर अपॉन 2g आर माइनस वी स्क्वायर, 2g आर, ऐसा कुछ आ रहा है। वी स्क्वायर से आप डिवाइड कर लो, है ना, वी स्क्वायर कॉमन करके डिवाइड कर लो, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर से यहाँ डिवाइड होगा r बचेगा, नीचे यहाँ तो वी स्क्वायर है नहीं, तो 2g आर अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1, तो ये अपने पास जो है h आ जा रहा है -1, है ना, तो h इक्वल टू r अपॉन 2g आर वी स्क्वायर -1, तो सी ऑप्शन जो है अपना बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाता है। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लिया। अगला टॉपिक है वो केपलर्स लॉ है। ठीक है, तो केपलर ने 3 लॉ दिए थे जिसको हम लोग प्लेनेटरी मोशन बोलते हैं ना, केपलर्स लॉस ऑफ प्लेनेटरी मोशन। तो फर्स्ट लॉ क्या था इनका, द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, एवरी प्लेनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। ठीक है, अब आप जानते हो कि जो अर्थ है वो अपनी कैसी है, एक इलिप्टिकल शेप में है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है, और इस इलिप्स के 2 फोकस हैं, F1 और F2, ये इसके 2 फोकस हैं। तो क्या कह रहा है कि द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी बोलते हैं, एवरी प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। ठीक है,
तो प्लैनेट अगर मान लो किसी एक फोकस पर है, ठीक है, सन अगर मान लो किसी एक फोकस पर है तो प्लैनेट भी किसी एक फोकस पर होगा ऐसे, ठीक है। ये इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ द फोकाई, तो सन किसी एक फोकस पर होगा, ये हमारा क्या है सन, और ये क्या है प्लैनेट, ठीक है। तो ये इसका जो है प्लेनेटरी मोशन का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ है, बस इसमें और बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, फर्स्ट लॉ है, ठीक है। चलो इसके बाद सेकंड लॉ हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सेकंड लॉ का कहता है द लॉ ऑफ एरिया, ठीक। द लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखो। लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है कि अगर कोई ये ले लेते हैं, चलो देखो लॉ ऑफ एरिया क्या, इलिप्टिकल शेप में बॉडी होती है, ठीक। अब मान लो यहां पर क्या है, हमारा कोई जो है ये फोकस है, यहां पर क्या है सन है, ठीक है, ये सन है, ठीक। तो इतना मान लो किसी टाइम पे, मान लो किसी टाइम पे हमारा प्लेनेट यहां पर है पी पर, पी पॉइंट ए ले लो, है ना, यहां पर प्लेनेट है, और वो डेल्टा टी टाइम में बी पर पहुंच गया, डेल्टा टी टाइम में, है ना, उसने टाइम कितना लिया डेल्टा टी, ए से कहां पर पहुंच गया, स्विफ्ट कर गया बी पर, यानी उसने एंगल थीटा कवर किया या ओमेगा, ठीक है, उसने कितना एंगल किया कवर किया ओमेगा इतना। तो ये जो एरिया है उसने, ठीक है, ये वाला एरिया लेट से ये एरिया उसका कितना है A1 मान लिया, A1 एरिया है, ठीक। सेम टाइम की बात हो रही, ठीक है। मान लो कोई प्लेनेट था दूसरा जो आर पॉइंट पे था, ठीक, आर पे था, जब इसने भी ए से बी पर जब पहुंचा तो ये वाला प्लेनेट यहां पर आ गया एस पर, ठीक है, कितना आ गया एस पर आ गया। तो इसने भी कितना टाइम लिया डेल्टा टी टाइम में, तो इसने डेल्टा टी टाइम में इतना एरिया कवर कर लिया, स्विफ्ट कर लिया। तो इस ये एरिया कितना है A2 है, तो भैया कह रहा है कि ये A1 एरिया A2 के बराबर होगा जब क्या हो, टाइम सेम हो, सेम टाइम में सेम एरिया क्या करते हैं स्विफ्ट करते हैं, ये इसका सेकंड लॉ हो जाएगा, ठीक है। कैपलर्स का सेकंड लॉ है कि भैया अगर मान लो इसे मैटर नहीं करता ये एरिया बराबर है जब सेम स्पीड से, स्पीड तो सेम होगी वेलोसिटी, ठीक है, डेल्टा टी टाइम में, यानी सेम टाइम में जितना इसने एरिया कवर किया है उतना ही ये भी एरिया होगा, ठीक है। ये कैपलर्स का सेकंड लॉ था, समझ में आया क्या, ये कैपलर्स का सेकंड लॉ था। चलिए देखते हैं लॉ ऑफ एरिया, द लाइन ज्वाइनिंग द सन to the planet sweeps out equal areas in equal intervals of time. Aerial velocity is constant, ठीक है, एरियल वेलोसिटी कैसी है कांस्टेंट है। According to this law, planet will move slowly when it is farthest from sun and more rapidly when it is the nearest to sun. तो जाहिर सी बात है जो पास में है, एक सेकेंड, जो पास में है वो ज्यादा, जो पास में है उसकी स्पीड ज्यादा होगी, जो दूर है उसकी स्पीड कम होगी, लेकिन सेम टाइम में चल रहे हैं, इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एरिया ये इक्वल ही क्या करेंगे, इक्वल ही एरिया ये कवर करेंगे, ठीक है, समझ में आई बात। तो एरिया ऑफ वेलोसिटी अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है dA/dt इक्वल टू L/2m आ जाता है, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लेंगे। देन इसके बाद हम लोग इसका थर्ड लॉ भी देख लेते हैं, है ना। थर्ड लॉ क्या कहता है, जिसे हम लॉ ऑफ पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, ऑफ एनी प्लेनेट अराउंड सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट। सुनो मैं बनाता हूं, ठीक है, ध्यान दो, ठीक, ध्यान दो, ये जो है ये मेजर एक्सिस होती है, ये माइनर एक्सिस है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं माइनर एक्सिस, और ये क्या है मेजर एक्सिस, है ना, मेजर एक्सिस। जो टाइम पीरियड है, ठीक है, मेजर एक्सिस है, ये इसका रेडियस है R1, ठीक है, और मान लो यहां पर कहीं सन है, ठीक है, और ये वाला जो रेडियस है इसका टोटली ये R2 है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि
द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, ऑफ एनी प्लेनेट अराउंड सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस, ये मान लो सेमी मेजर एक्सिस है, इसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दैट्स इट। ये है आपका थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ठीक है। तो न्यूटन्स ने ये 3 लॉ दिए थे, इनके बारे में और ज्यादा डिटेल्स में हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही सॉल्व करते हैं, मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करके जो है जरूर जाइएगा। इस तरह के वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी, हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक